देंगे। तो अभी असीम गोयल जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के ऊपर जो उन्होंने एक सरकार का विजन डॉक्यूमेंट इस बजट सेशन के दौरान पूरे सदन में प्रस्तुत किया कि किस प्रकार से मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर वर्तमान में हरियाणा सरकार अपनी जन कल्याणकारी नीतियों द्वारा, सर्वस्पर्शी नीतियों द्वारा समाज के प्रत्येक वर्ग को एक संतुष्टि का भाव देने के लिए जो लगी हुई है, और आदरणीय राज्यपाल महोदय ने जो अपना विजन रखा, मैं उनकी उस विजन को सेकंड करते हुए, उनकी बात को स्वीकारते हुए अपनी बातें इसमें जोड़ना चाहूंगा। आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर चलने वाली ये सरकार आज लगभग 7 साल से ऊपर के समय में, और अगर हम पूरे हरियाणा की बाकी सरकारों का समय देखें तो ये 7.25 साल उस बाकी समय के ऊपर भारी पड़ते हैं। और चाहे केंद्र की सरकार का, एक आदरणीय राज्यपाल साहब ने जिक्र किया कि देश की आजादी के जो परवानों का, जो ज्ञात अज्ञात देश की आजादी के मतवाले थे, उनका एक शहीदी स्मारक अंबाला की भूमि के ऊपर बनने जा रहा है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, केवल कुछ परिवारों का महिमा मंडन हुआ, इस देश की आजादी को भी एक परिवारों के खाते में लिख दिया गया, जबकि लगभग 7 लाख लोगों ने अपनी जान को इस भारत के लिए न्यौछावर किया। और आज उसी उनकी, मैं कहूंगा, कूटनीति का परिणाम है आज हम में से भी जो साथी यहां बैठे हैं, प्रेस के साथी बैठे हैं या कोई भी, 100 से अधिक स्वतंत्रता जो हमारे महान शहीद हुए हैं, उनका नाम अगर बताने में हम उंगलियों पे गिनने लगे तो 100 से ऊपर नाम हम एकदम से बता नहीं सकते। केवल कुछ परिवारों का महिमा मंडन करते हुए उन्होंने आजादी का भी एक तरह से नामकरण कर दिया। और अंबाला से चूंकि 1857 के गदर की पहली चिंगारी, जो स्वतंत्रता संग्राम था, अंबाला से वो चिंगारी उठी थी। मैं इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत जी और अनिल विज जी, उनका बहुत बहुत आभारी हूं कि इस प्रकार का एक विजन रख के पूरे भारत का पहला शहीद स्मारक बनाने का काम किया। और जिस प्रकार से नवम पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी, जिनको हिंद की चादर भी कहा जाता है, उनका 400वां प्रकाश दिवस, साहबजादे जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी के शहीदी दिवस के ऊपर 26 दिसंबर को हर वर्ष वीर बाल दिवस मनाने का जो निर्णय है, क्योंकि जैसा मैंने कहा साहब, हमारी आजादी की लड़ाई कोई अंग्रेजों से, ईस्ट इंडिया कंपनी से 200 साल पुरानी नहीं है। हमारे तो देश के ऊपर पहले हूण, शक, अरब, तुर्क, मंगोल, मुगल, अंग्रेज, हमारी तो ये बहुत लंबी दास्तान है। और जिन जिन सब लोगों ने हमारे देश की अखंडता को बचाने के लिए प्रयत्न किया, एक सोची समझी चाल के नाते उन सब के नाम को मिटाने का प्रयत्न किया गया पुरानी सरकारों ने। आज उन सब के गौरव को हमारी सरकारें, केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, मिलकर वापस ला रही है। मैं इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे संस्कार और संस्कृति के परिचायक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिनको पुरुषों में उत्तम कहा गया, पुरुषोत्तम, ऐसे श्री राम जी का मंदिर, यह सब भारतीय, एक एक भारतीय की आस्था का परिचायक है। और श्री राम एक भगवान के अलावा एक विचार, एक जीवन शैली, एक व्यवहार, एक संस्कार और हमारा आध्यात्मिक आहार है। श्री राम को हम सुबह के अपने रूटीन में नमस्कार नमस्ते करने के बजाय राम राम जी कह के अपने दिन की शुरुआत करते हैं, और रात को बिस्तर पे जाके सबका कल्याण मांगते हुए, राम राम कहते हुए अपने दिनचर्या को पूरा करते हैं। आज भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है। यकीनन
प्रत्येक भारतवासी के मन के अंदर एक अजीब सा उत्सव का माहौल है। मैं इसके लिए भी सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो हमारी ये महान धरती है, हमारा धर्म है, हमारी विरासत है, हमारी संस्कृति और संस्कार, यही भारत की ताकत है। ये बचेंगे तभी हम बच पाएंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं सुशासन की अगर बात करूं, सिफारिश नाम के इस कलंक को अगर हरियाणा में विदाई दी है तो हमारी वर्तमान की सरकार ने दी है। आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जब सरकार का पहला साल शुरू हुआ, नौकरियों के अंदर सिफारिश जब उन्होंने खत्म की, मेरिट का सिस्टम लाया, तो हम सबको भी लगा कि पुराने समय के अंदर तो विधायकों की जेब के अंदर पर्ची रहती थी, जिसकी सिफारिश कर देते थे उसको नौकरी मिल जाती थी और वोट बैंक बनाने का एक जरिया होता था। लेकिन हमें तो विधायक बनते ही इस प्रकार की सिफारिश वाली जो बीमारी है उसका हम काट क्या निकालेंगे। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी अपनी बात के ऊपर दृढ़ रहे और उन्होंने धीरे धीरे इस बात को सबके मन के अंदर पक्का किया कि सिफारिश के इस कलंक को हम हरियाणा से निकाल के रहेंगे। मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी कहना चाहता हूं, चाहे नौकरी की बात हो, चाहे ट्रांसफर की बात हो, और एक छोटा सा उदाहरण, अभी परसों मेरे अम्बाड़ा शहर के अंदर दिव्यांग स्कूली बच्चों के लिए, क्योंकि हमारे शिक्षा मंत्री जी यहां बैठे हैं, मैं इनको भी बधाई देना चाहता हूं, दिव्यांग स्कूली बच्चों के लिए एक मेडिकल असेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया था। और मुझे जानकर हैरानी हुई, मुझे वहां उपस्थित अधिकारियों ने बताया कि सर, पुरानी सरकारों में तो जिन बच्चों को ये उपकरण चाहिए होते थे, सुनने की मशीन चाहिए होती थी, आंखों का इलाज कराना होता था, वो पॉलिटिशियंस के पास जा जाके सिफारिशें करवाते थे कि हमारा नाम इस मेडिकल असेसमेंट कैंप के अंदर डलवा दो। हमें पहले तो कैंप ही नहीं लगते थे कि हमें वो सामान मिल जाए, लेकिन जब से सरकार आई है आपकी, मेडिकल असेसमेंट कैंप लगे हैं, बाकायदा बच्चों को बुलाया जाता है और उनको कहा जाता है कि सरकार आपको सामान देने के लिए वचनबद्ध है, ये आपका राइट है। तो सिफारिश जो है वो खत्म हुई है। और आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जो अंत्योदय के नाते आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने प्रयत्न किया, मैं एक बात कहना चाहूंगा उनके लिए कि कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। और जीवन यापन के लिए 5 चीजों का होना बहुत जरूरी है। रोटी कपड़ा मकान पहले कहते थे, लेकिन इसके अंदर पढ़ाई और दवाई। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अभी 10 मिनट हुए नहीं, मेरा निवेदन है, 1 मिनट और है बस। 10 मिनट हुए नहीं सर, हो गए। मेरा सर, रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई दवाई, इन सब के अंदर डीबीटी के नाते डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो और लगभग 44,000 लाभार्थी जो मकानों के हैं उनको मकान बनवाने का काम, और 138 नए जो सरकारी संस्कृति मॉडल स्कूल बनाए, 1418 सरकारी मॉडल संस्कृति विद्यालय जो प्राथमिक बने हैं कि पढ़ाई हर तक पहुंचे, और आयुष्मान कार्ड बनाकर दवाई को हर तक पहुंचाने का जो काम इस सरकार ने किया। और आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जिसके ऊपर इतना बड़ा सदन के अंदर हंगामा हुआ। एक बिल, हम मानते हैं कि हम सब लोग सब धर्मों के प्रति सद्भाव और संभाव रखते हैं। हमारे संविधान ने भी इस प्रकार की हमें प्रत्येक व्यक्ति को आजादी भी दी है और हमारा दायित्व भी है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, कुछ साथियों ने इसको मुद्दा बनाया, लेकिन भारत के अंदर मैं हिंदू के नाते किसी धर्म का सम्मान करता हूं, कोई मुस्लिम भाई है, कोई ईसाई है, हमारा जितना सम्मान जगजीत सिंह जी की गजलों के प्रति है, उतना ही सम्मान हम गुलाम अली जी की, उनके संगीत को, उनके गीत को प्यार करते हैं, और उतना ही प्यार शान जो है ईसाई उनके नाते, और कभी स्पोर्ट्समैनशिप के नाते अगर भारत के लिए कपिल देव का छक्का लगता है तो हम ये नहीं देखते हिंदू ने मारा है। और अगर अजरुद्दीन, धन्यवाद सर 1 मिनट प्लीज, समअप कर रहा हूं सर, लास्ट मिनट, अगर अजरुद्दीन, सर लास्ट मिनट प्लीज, सर लास्ट मिनट प्लीज, लास्ट मिनट सर। और अगर अजरुद्दीन का और विनोद कांबली का सिक्सर लगता है, सर ये नहीं देखते कि ये मुस्लिम प्लेयर ने मारा है, ईसाई प्लेयर ने मारा है। इस महान सदन के अंदर आज जिस प्रकार की एक घटना हुई है, वो निश्चित रूप से 2.5 करोड़ हमारे हरियाणा वासियों का सर झुकाने के लिए एक बहुत शर्मनाक घटना हुई है। और उसके बाद भी विपक्ष आज वॉकआउट करके अपनी बात को सिद्ध करने के ऊपर लगा हुआ है कि विभाजनकारी ताकतें वो हैं जिन्होंने एक देश की पूरे हार्मनी को आग लगाने का काम किया, एक पार्टी की सत्ता लोलुपता ने। तो आदरणीय स्पीकर महोदय, मैं एक बात कहते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा कि शख्स बनकर ही नहीं, शख्सियत बनकर जियो।
शख्स बनकर नहीं, शख्सियत बनकर जियो, क्योंकि शख्स एक दिन विदा हो जाता है, शख्सियत जिंदा रहती है। धन्यवाद। धन्यवाद।